प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर। विद्यार्थियों हिंदी व्याकरण के संधि प्रकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि के नियम पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में विसर्ग संधि के शेष नियमों का अध्ययन करेंगे, तो आप ध्यान से वीडियो देखें। शुरू करते हैं। विसर्ग संधि का छठा नियम है, यदि प्रथम पद के अंत में किसी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में त या स वर्ण में से कोई एक वर्ण आए तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग स हलंत यानी कि आधा स में बदल जाएगा। तो इसका जो सूत्र हो गया, स्वर के बाद में विसर्ग और उसके बाद में दूसरे पद का जो आरंभ का जो अक्षर है वो त या स, तो विसर्ग आधे स में बदल रहा है। तो सूत्र में आप देख रहे हैं, वो स्वर के बाद में विसर्ग का चिन्ह है, उसके बाद में प्लस अर्थात धन चिन्ह है और उसके बाद में त या स है और विसर्ग के आगे एक तीर का निशान और उसके आगे स हलंत आधा स स्कूल शब्द में जो अपन लिखते हैं वो स किया गया है। तो इसके उदाहरण बन रहे हैं, वो हैं नमः ते बराबर नमस्ते, अर्थात नमः नमः में म के बाद में अ की ध्वनि है और उसके बाद में विसर्ग है, तो विसर्ग आगे आधे स में बदल गया, विसर्ग हट गया और उसका आधा स हो गया। और उसके विसर्ग के बाद में जो दूसरा पद है उसका जो वर्ण है वो है त, जिसके ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है। तो नमः धन ते बराबर नमस्ते। उसी प्रकार एक और उदाहरण लिखा हुआ है, मनस्ताप बराबर मनः धन ताप। तो इस प्रकार आपका ये सूत्र क्लियर हो गया कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में त या स वर्ण में से कोई एक वर्ण आए तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग स में बदल जाएगा। सातवां नियम है, यदि प्रथम पद के अंत में किसी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के आरंभ में ट या श में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग श में बदल जाएगा। तो इसका सूत्र है, स्वर उसके बाद में विसर्ग धन ट या श, तो विसर्ग हट करके हो जाएगा श, षटकोण वाला आधा श। तो उदाहरण के लिए शब्द दिया हुआ है धनुष टंकार, संधि विच्छेद होगा धनु धन टंकार। तो इस प्रकार इस सूत्र से और उदाहरण से सातवां नियम आपको समझ में आ जाएगा कि यदि प्रथम पद के अंत में किसी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के आरंभ में ट या श में से कोई भी एक वर्ण आए तो श में विसर्ग है वो श में बदल जाता है। आठवां और अंतिम नियम है, यदि प्रथम पद के अंत में अ आ स्वर को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के आरंभ में क प म आए तो विसर्ग के स्थान पर श, षटकोण वाला हलंत के रूप में यानी आधा हो जाएगा। तो इसका सूत्र है अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर, तो इसमें लिखा हुआ है आपके ई के बाद में स्वर्ग विसर्ग, ई के बाद में विसर्ग या ऊ के बाद में विसर्ग और दूसरा पद है उसके आरंभ में या तो क वर्ण हो या प हो या म हो तो विसर्ग हट करके आधा श हो जाता है। उदाहरण के लिए जो शब्द दिए हुए हैं, बहिष्कार, संधि विच्छेद है बहि धन कार। तो बहि में आपका ह में आपका बही में आपका ई, छोटी ई की मात्रा है, तो ई स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो उसके बाद में विसर्ग है, तो विसर्ग हट करके संधि युक्त शब्द बन गया बहिष्कार, यानी विसर्ग की जगह आधा श षटकोण वाला हो गया। अन्य उदाहरण दिया हुआ है
चतुष्पथ, संधि विच्छेद होगा इसका, चतुः धन पथ। उसी प्रकार एक और उदाहरण है आविष्कार, इसका संधि विच्छेद है आवि धन कार। तो यहाँ पर भी वही आपका ई, आवी में व में छोटी ई की मात्रा, उसके बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क वर्ण है, तो विसर्ग हट करके हो गया आविष्कार। तो इस प्रकार आपका 8वां नियम हो गया कि यदि प्रथम पद के अंत में अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और स्वर के बाद विसर्ग आता है तो दूसरे पद के आरंभ में वो विसर्ग हट जाएगा, और हटेगा तब जब दूसरे पद के आरंभ में क प म में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर श षटकोण वाला वो हलंत किया हुआ है, अर्थात वो आधा श हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको विसर्ग संधि के सभी नियम समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सभी संधियों के जो भेद हमने पढ़े, जैसे कि स्वर संधि में आपके अलग अलग भेद थे 5, और उसके बाद में व्यंजन और फिर विसर्ग, इन सभी का मैंने एक सूत्र वाक्य के रूप में बनाया है। उस सूत्र वाक्य में जो जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों का आप एक बार संधि विच्छेद ज़रूर करके नियमों को वापस याद करोगे, उन वाक्यों को पढ़ करके, और उन वाक्यों को आप याद कर लोगे, और उस वाक्य में जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों पर मनन करो और उन शब्दों का संधि विच्छेद करो, तो आपको सभी संधियों के जो नियम हैं वो वापस स्मरण हो जाएंगे। इस प्रकार आपको संधि है वो इन उदाहरण के जो वाक्य हैं सूत्र वाक्य के रूप में जो मैंने बनाए हैं, उन वाक्यों में उन शब्दों को बार बार संधि विच्छेद करते रहें और वाक्यों को याद कर लें, तो आपको संधि के सभी नियम याद रखने में बहुत ही आसानी रहेगी। धन्यवाद।